नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। जैसा कि कल की क्लास में जो भी पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड या उष्मागतिकी से रिलेटेड जितने भी जो भी चीज़ें हमने पढ़ी थी उसमें जो जो क्वांटिटीज यूज होती थी या जितनी भी उष्मागतिकी क्या होती है, सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के निकाय होते हैं, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, कैसे हीट एक्सचेंज होती है, तो क्या क्या उनमें परिवर्तन होता है, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में हमने देखी थी। अब वही चीज़ों को मैंने कल भी बताया था आपको, और भी आगे इसका और भी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो यही चीज़ें अब आगे और लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने आगे जो भी है उसमें करते हैं। अब देखो, बेसिक चीज़ें जो भी इसमें काम आती थी वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी थी। अब हम लेते हैं कि और इसमें आगे क्या क्या चीज़ें जो आपके यूनिट में है, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है वगैरह जो भी चीज़ है, और क्या क्या चीज़ें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनकी उष्मागतिकी में, मतलब किससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जो भी आपके यूनिट में है पूरा आपको कन्वर्ट और हुआ, अगर हो सका तो मैं और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बता दूंगा। हो देखो, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं आप। यूनिट में कुछ वर्ड दे दिए लेकिन उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है, उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज भी हम उष्मागतिकी का जो आगे कल पिछली क्लास में हम जितना भी पढ़ा उससे आगे अब और क्या चीजें इसमें हो सकती है और कितने पैरामीटर्स लिए तो उनमें क्या रिलेशन हो सकता है, वो सारी चीजें देखेंगे कि उष्मागतिकी के पैरामीटर्स हम प्राचल जितने भी ले रहे हैं, थर्मोडायनेमिक के प्राचल या उष्मागतिकी के प्राचल या थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स जितने भी ले रहे हैं उनमें क्या क्या रिलेशन होता है और कैसे हीट देने पर वो उनमें क्या क्या चेंज होने से और क्या चीजें हमको दिखने को मिलती है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं अपने आगे। जो भी हमने पिछली क्लास में लिया था उसी से जस्ट आगे अब ले रहे हैं ताकि आप अच्छे से लिंक कर पाओ। चलिए तो देखो इसमें हम क्या चीज ले रहे हैं। सबसे पहली चीज अगर हम देखें तो कल हमने लास्ट से लास्ट एक चीज की थी कि इसके कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं और कितने प्रकार के प्राचल जिनको हम बोलते हैं, कितने प्रकार के प्राचल होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, वर्क क्या होता है, इसकी कार्य क्या होता है, दाब क्या होता है, तापमान क्या होता है, ये सारी चीजें हमने कल कंसल्ट की थी। तो देखिए इसमें एक उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगर देखें तो आज हम क्या ले रहे हैं, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक। वर्क डन मतलब उष्मागतिकी में कार्य। अब देखिए वैसे कार्य क्या होता है उष्मागतिकी में, कार्य वैसे कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। आप सभी को पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को ही हम वर्क कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में भी अब वर्क तो वर्क होता है, किसी में भी लो, थर्मोडायनेमिक्स लो या कहीं पे भी लोगे तो वर्क तो वर्क होता है, लेकिन उसकी क्या एक्सप्रेशन हो सकता है, उसका और क्या रूप मिल सकता है, वो चीजें देखिए। थर्मोडायनेमिक्स में देखो किससे रिलेट करते हैं, हीट से। तो हीट से उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो उस हिसाब से कार्य जो है वो किस रूप में मिलेगा वो हम चीज लेंगे। देखिए अब कार्य क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क जो है या कार्य जो है उसको हम लेते हैं बल इंटू विस्थापन। क्या लेते हैं, बल इंटू विस्थापन, जो कि आप लेते आ रहे, आपने पढ़ा भी है क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। अब देखिए तो कार्य क्या होता है, कार्य को हम किसे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं, बल को हम F से, और विस्थापन को चाहो तो आप dx ds जो भी है, लेकिन अब इस डायग्राम में अगर देखें तो वो ds से इसको डिनोट किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे मैं ds ले रहा हूं, ठीक है ना। तो देखिए फोर्स, अब वर्क डन क्या होता है, कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। देखो फोर्स हो गया ये और ये विस्थापन। अब विस्थापन किसका, तो चलिए अब यहां पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक कंटेनर लिया हमने, मतलब एक पात्र लिया, उस पात्र में कोई गैस भरी हुई है, उस पात्र में कोई गैस भरी हुई है। अब उस गैस के कण जो होंगे वो क्या करेंगे, इसकी दीवारों पर, अगर वो स्थिर अवस्था में है, उस पर हम कोई भी हीट वगैरह एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं या कुछ नहीं दे रहे, तो वो क्या करेगा, जो भी गैस भरी हुई है उसके अंदर, उस गैस के कण जो है उसकी दीवारों पर जितना भी उस गैस के अंदर प्रेशर है या दाब है, वो उतना ही दाब उसकी दीवारों पर भी लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है कि अगर हम हीट एक्सचेंज करें या उष्मा का स्थानांतरण करते हैं तो हीट एक्सचेंज करने से उसके प्रेशर में भी चेंज हो सकता है, उसके दाब में, उसके टेम्परेचर में चेंज होता है जो कि पता ही आपको, तापमान में, और तीसरी चीज जो उसका वॉल्यूम जो है वो भी चेंज हो सकता है। मतलब इसीलिए इन तीनों चीजों में चेंज हमको देखने को किसी भी एक सिस्टम में, जो हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम ले रहे हैं, ये भी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। जो गैस ले रहे हैं जिस कंटेनर में पड़ी है वो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, तो उसमें वो भी अगर हम हीट देंगे या उसमें अगर स्थानांतरण करें इसमें,
उष्मा इसको प्रदान करे तो उसमें उसके दाब, आयतन और तापमान मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, जिनको हम थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स या उष्मागतिक प्राचल कहते हैं, उनमें परिवर्तन होगा। तो उसी के हिसाब से जब परिवर्तन होगा तो उससे क्या चीज मिलेगी हमको, कार्य भी मिलेगा। तो कोई भी उष्मागतिक निकाय जो है वो भी हमको कुछ कार्य दे सकता है। और कैसे देगा वो, हीट लेके। देखो हीट क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, बताया था मैंने आपको, जो क्या करता है किसी भी वस्तु की हॉटनेस और कोल्डनेस को, मतलब कितना ठंडेपन और गर्म पने की एहसास कराता है ये, ठीक है ना। और उसके गर्मपन और ठंडेपन का अगर मापन देखे तो वो होता है तापमान। ये मैंने कल आपको बता दी थी। तो देखिए अगर यहाँ पे ये गैस जो भरी हुई है तो उसके कण क्या करेंगे, इसको प्रेशर अप्लाई करेंगे, दीवारों पर भी सब जगह क्या करेंगे, ये प्रेशर अप्लाई करेंगे। अब मान लो कि हम नीचे से इसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, मतलब इसको गर्म कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हीट दे रहे हैं। डेल्टा क्यू मैंने यहाँ पे क्या लिया है, हीट लिया है, उष्मा दिए हम, उष्मा दे रहे हैं। तो उष्मा देने से क्या होगा, उसके गैस के कणों की आंतरिक ऊर्जा, जो मैंने बताया था, आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, किसी भी सिस्टम की या किसी भी निकाय की वह ऊर्जा जो उसके कणों की कुल ऊर्जा के बराबर होती है। मतलब जितनी उनकी पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी का जो सम है, जितना भी उनकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो सम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उनकी आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी। वो हमने कल देखा ही था, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इसकी भी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, क्योंकि कुछ जो कण है वो कुछ ना कुछ ऊर्जा तो गेन करते मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी कंटेन करते हैं, कुछ ना कुछ ऊर्जा रखते हैं अपने पास। तो जितनी भी ऊर्जा है, चाहे वो उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो या गतिज ऊर्जा में, अब रुका हुआ होगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी, तो गतिज ऊर्जा जो है या काइनेटिक एनर्जी वो शून्य होगी। और वो अगर वो चलना स्टार्ट करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी अब किस में कन्वर्ट होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तब चलना स्टार्ट करेगा मतलब वो फ्लो करेगा, अगर जो भी गैस ले रहे वो अगर फ्लो करना स्टार्ट करे, ठीक है ना, बहना स्टार्ट करे अगर, तो उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो देखिए अगर इसको हम गर्म करें तो ये क्या करेंगे, इसके कण जो है, और ये कंटेनर जो लिया है इस पर हमने एक पिस्टन लगा दिया है। क्या लगा दिया है, एक पिस्टन, ठीक है ना। अब पिस्टन क्या होता है आपको पता ही है, अब सिरिंज देख लो वो भी एक पिस्टन ही है। तो पिस्टन क्या करेगा, अब जो भी पिस्टन हमने लिया था इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, मतलब इसका प्रारंभिक अवस्था जो है या पोजीशन जिसको हम स्थिति कहते हैं वो यहाँ पे थी। ये जो डैश 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 दिख रहा है आपको, जहां पे वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति थी या इनिशियल पोजीशन थी इसकी। अभी क्या किया, जैसे हमने इसको हीट दी तो गैस के पार्टिकल्स क्या करेंगे, कण जो है उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि करेगा और स्थितिज ऊर्जा में कमी करेगा, मतलब इसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो उससे हमको क्या चीज देखने को मिलती है, अब देखिए एक चीज और देखिए यहाँ पे कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इस कंटेनर का वो कितना है, ए है। तो हमने जो भी यहाँ पे पिस्टन फिट किया है, जितना इसको हीट देंगे या उष्मा देंगे उसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, तो उसके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों में क्या होगा, चेंज होगा। अब देखो अगर हम हीट दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, इस जो भी हमने सिस्टम लिया है, अगर इसको हम उष्मा दें तो क्या होगा, हीट दे रहे हैं तो इसकी गैस के काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। उसकी वजह से क्या होगा, इसके प्रेशर में, देखो प्रेशर भी क्या होगा, अब वो जो प्रेशर उस पर लगाएगा पिस्टन पे या दीवारों पे वो बढ़ेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ते ही क्या होता है उनका, कि उनके काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से कि वो जितना भी उसके आयतन में और प्रेशर में और टेम्परेचर तीनों में वृद्धि होती है। तो उसके कारण क्या देखने को मिलेगा हमको, जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये पिस्टन की तरफ प्रेशर क्या करेगा, ज्यादा अप्लाई करेगा। तो ये जो मैं एरो बना रहा हूं ये हमको क्या देखने को मिला है, उस पिस्टन का विस्थापन देखने को मिला है। पिस्टन का क्या देखने को मिला हमको, विस्थापन, किसकी वजह से, उस में हीट देने की वजह से। तो हीट या उष्मा देने की वजह से उसका आयतन बढ़ रहा है। देख लिए पहले इतना ही था आयतन, अब ये जब विस्थापित हुआ तो क्या हो रहा है, विस्थापन बढ़ रहा है। अब विस्थापन तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी लंबाई चौड़ाई वो तो उतनी थी, लेकिन साथ ही साथ इसका विस्थापन बढ़ने से, मतलब विस्थापन किसका, इस पिस्टन का, पिस्टन जो है वो विस्थापित हो रहा है, उस पर एक ऊपर की तरफ बल लग रहा है, ठीक है ना। अब वो किसकी वजह से लग रहा है, इस गैस के पार्टिकल्स की वजह से, जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो ये विस्थापित हुआ। पहले यहां पर था, जैसे हमने हीट दी उसका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो उसका वॉल्यूम भी एक्सपेंड होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ते ही, तापमान बढ़ते ही उनकी गतिज ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन होता है, बढ़ती है गतिज ऊर्जा तो वो फैलने लगते हैं।
तो जब फैलेंगे तो क्या करेगा, दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो वो दाब फिर कहां रिलीज होगा, पास्कल का नियम आपने सुना होगा कि कहीं भी फ्लूइड में या तरल पदार्थ में या लिक्विड में जब भी कहीं भी एक पॉइंट पर दाब में परिवर्तन होता है या प्रेशर में चेंज होता है तो वो दाब में परिवर्तन उस पूरे फ्लूइड पर या पूरे लिक्विड पर क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक समान रूप से वितरित होता है। तो इससे क्या होगा, ये विस्थापन जो भी हमको देखने को मिला है, और देखो बल भी लग रहा है किस पर, गैस के कारण, किस पर, पिस्टन पर, इसीलिए पिस्टन क्या कर रहा है, विस्थापित हो रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या चीज देखने को मिली कि इस पिस्टन पर या इस कंटेनर के अंदर गैस के कारण, गैस जो है कुछ कार्य कर रही है, किस पर, इस पिस्टन पर बल लग रहा है ना, और बल के कारण ये क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। ठीक है ना, तो कार्य क्या होता है, किसी बल के कारण जो भी विस्थापन मिलता है, किसी बल के कारण जो भी एनर्जी ट्रांसफर होती है वो भी ले सकते हैं कि किसी फोर्स के कारण किसी सिस्टम पर जो भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, किसी बल के कारण किसी भी निकाय पर जितनी भी ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है उसी को हम कार्य कहते हैं। तो कार्य ये होता है बल इंटू विस्थापन। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स में या उष्मागतिकी में हमको कार्य कितना मिलता है, देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो है ही है, लेकिन यहां पे देखो पहले प्रेशर कितना था, P था, जैसे हमने हीट दी प्रेशर बढ़ा तो वो विस्थापित हुआ। तो प्रेशर जो है उसको हमने क्या बोलते थे, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया या बल बटा क्षेत्रफल। तो देखिए अगर हम यहाँ पे प्रेशर को देखें तो वो है F अपॉन A, तो यहां से F कितना मिल जाएगा, जो बल है, बल कितना मिलाएगा हमको, प्रेशर इंटू एरिया। तो इस बल की जगह पे अगर हम P इंटू ए पुट करें तो क्या मिल जाएगा, देखिए PA और डेल्टा एस तो है ही, तो हमको कार्य कितना मिल जाएगा। अब देखो A डेल्टा एस, A क्या है, इसका एरिया, A क्या है, इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इस पिस्टन का या इस कंटेनर का जिसमें गैस भरी हुई, जो पात्र लिया हमने उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, A है। और उसमें देखो उसके एरिया में गैस के, जो गैस भरी हुई थी उसका आयतन में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, देखो पहले इतना था आयतन, ये इसका एरिया तो वही है, लेकिन अगर लंबाई देखे तो वो क्या थी, पहले कम थी, अब लंबाई में भी क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ वृद्धि हो रही है ना। तो इसकी लंबाई में जितना भी वृद्धि हो रही है, एरिया तो उतना ही है, एरिया तो नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ वो पिस्टन क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ विस्थापित हो रहा है, तो उसके आयतन में क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो वर्क डन जो हमको मिलेगा वो किसके रूप में मिलेगा, कार्य जो है उसके आयतन में परिवर्तन के रूप में। अब देखो आयतन कितना परिवर्तन हुआ, वर्क डन तो वहीं पे मिल रहा है ना, पहले तो विस्थापन यहीं पे था पिस्टन, तो उससे कोई कार्य मिल रहा था गैस से, कुछ नहीं मिल रहा था, बहुत कम, अगर थोड़ा बहुत भी वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, लेकिन उससे विस्थापन हमको जीरो मिलता। लेकिन जैसे हमने हीट दी तो प्रेशर बढ़ने के कारण वो विस्थापित हुआ। तो कार्य जो हमको मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, इस एरिया और इस विस्थापन की वजह से, इन दोनों की वजह से। तो जितना भी आयतन में परिवर्तन हुआ है तो कार्य उसी से मिल रहा है। तो कार्य कितना मिलता है हमको थर्मोडायनेमिक्स में, तो जब भी, अब देखो इस पूरी यूनिट में अगर जब भी वर्क डन लेंगे हम या कार्य लेंगे तो कार्य को हमेशा हम किसकी फॉर्म में लेंगे, ये कार्य को हमेशा हम W इजकल टू P डेल्टा V की फॉर्म में लेंगे। बस ये आप दिमाग में बिठा लीजिए कि उष्मा गति की या थर्मोडायनेमिक्स में कार्य जो है वो हमेशा इसी रूप में लिया जाएगा। ठीक है ना, आयतन के परिवर्तन के रूप में कितना दाब उस पर लग रहा है उस गैस के कारण या उस गैस का पर। अब ये इस सिस्टम द्वारा कार्य किया गया, ये हमको इस सिस्टम से कार्य मिल रहा है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा मिलेगा। अगर हम सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हैं या दबाए अगर हम, तो क्या होगा, हम सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं, सिस्टम पर, जरूरी नहीं हमेशा सिस्टम कार्य मिले, हमको भी करना पड़ता है, ठीक है ना, वो भी अब हम आगे देखेंगे। तो इतना कार्य भले कितना करना पड़ रहा है या कितना मिल रहा है, उसको हमेशा हम थर्मोडायनेमिक्स में, उष्मागतिकी में W इक्वल टू P डेल्टा V की फॉर्म में ही लेंगे, ठीक है ना। तो इतना कार्य हमको करने को मिलता है। अभी देखिए, अब यहां पे मैंने आपको क्या बोला, बताया, यहां पे मैंने बताया था ना कि इस ये जो सिस्टम लिया है, बाकी जो चीज जितनी भी बच रही है, ये सिस्टम है सिर्फ इतना सा जो कंटेनर में गैस भरी हुई है, वो कौन सा सिस्टम है, कौन सा निकाय है, उष्मागतिकी निकाय या थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। इसके अलावा जितनी भी चीजें बच रही है पूरे ब्रह्मांड, अब जो हम इस पे कंसिडर कर रहे हैं, इसी पर जो पीवीटी में जो चेंज हो रहा है हम इसी पे अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो उष्मागतिकी के लिए हीट देने पर जितना भी जो भी परिवर्तन हो रहा है, तो ये वो सिस्टम हो गया उष्मागतिकी
निकाय, इसके अलावा जितनी भी चीजें है वो सारी क्या हो गई, इसके अलावा जितनी भी चीजें बची वो सारी सराउंडिंग्स हो गई या परिवेश हो गया, ठीक है ना। तो अब अगर ये पिस्टन यहाँ पे नहीं लगा हुआ होता और हम इसको हीट दे रहे नीचे से, तो ये धीरे धीरे गर्म होता, फिर खुला एंड है तो ये वापस किसको हीट ट्रांसफर करता, परिवेश को। आया समझ में। तो हीट का एक्सचेंज ऐसे होता है। तो इस हीट का एक्सचेंज होने से क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। अब देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं। अब उष्मा दे रहे तो ये क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ कार्य हमको दे रहा है। लेकिन क्या जैसे इसको उष्मा देना प्रारंभ करेंगे, क्या वो पूरा का पूरा जितनी हम उष्मा दे रहे हैं पूरा का पूरा कार्य में परिवर्तित करता है, नहीं करता है। पूरा का पूरा कार्य में परिवर्तित नहीं करता। अगर ऐसा होता तो ये ऐसे वैसे आइडियल केस है। अगर ऐसा होता तो मान लीजिए कि आपने अपनी बाइक में या अपने व्हीकल में कुछ पेट्रोल फ्यूल डाला, फ्यूल क्या करेगा, हीट देने का काम करेगा। फ्यूल जाएगा अंदर, स्पार्क प्लग उसको क्या करेगा, स्पार्क देगा, उससे वो बर्न होगा, जलेगा, जल के वो गैसेस क्या करेगी, प्रेशर जो है, जो भी जल के कंबस्ट होके जो भी गैसेस वो कन्वर्ट हो रही है, उससे तुमको आपको पिस्टन में जो भी प्रेशर क्रिएट होगा उसकी वजह से वर्कडन मिलेगा, जैसा अभी अपने इसमें लिया है ना। तो इससे क्या चीज देखने को मिल रही है हमको कि जब भी हम हीट दे रहे हैं किसी को, जो भी उष्मा दे रहे हैं, वो पूरा का पूरा कार्य में परिवर्तित नहीं करता। अगर ऐसा होता तो जितना हम फ्यूल दे रहे हैं तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, एफिशिएंसी उसकी 100%, कि भाई जितना फ्यूल दे रहे हैं वो अपनी इंटरनल एनर्जी में या अपने कणों की जो ऊर्जा है उसमें कोई परिवर्तन किए बिना ही वो सीधा कार्य में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि जब आप बाइक स्टार्ट करते हो तो उसमें भी कुछ टाइम लगता है, क्योंकि पहले वो फ्यूल अंदर जाता है, उसके सिस्टम को गर्म करता है, हीट देता है। हीट देके मतलब अपनी इंटरनल एनर्जी में वो क्या करता है, सिस्टम जो भी है अंदर इंजन एक तरह से, तो इंजन क्या करता है, अपनी इंटरनल एनर्जी में चेंज करने में कुछ फ्यूल का पार्ट कंज्यूम करता है, फिर बाकी जो है वो वर्क में कन्वर्ट करता है। लेकिन उसमें भी कुछ हीट बच जाती है। जो भी कंबस्ट होता है ना, उसका कुछ पार्ट कार्बन जो होता है वो क्या करते हैं, साइलेंसिंग के थ्रू हीट की फॉर्म में उसको भी बाहर रिलीज करता है, कि उसका कोई काम नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसी गैसेज होती है जो वर्कडन करने के बाद बच जाती है, जो वर्कडन में कन्वर्ट नहीं हो सकती, उसके उस सिस्टम पर कोई वर्कडन नहीं मिलता उसके कारण, ठीक है ना। तो देखिए अब इसी हीट एक्सचेंज के बेसिस पर जो भी मैंने बताया, क्योंकि देखो जब भी हम किसी को ऊर्जा देते हैं या ऊर्जा किसी से लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा में, उसकी ऊर्जा में भी क्या होगा, किसी भी सिस्टम की ऊर्जा में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब वो चाहे परिवर्तन किसी भी रूप में हो सकता है, अब चाहे वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो, गतिज ऊर्जा के रूप में हो, या स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो, ठीक है ना। तो जितनी भी हम हीट दे रहे हैं तो उससे क्या चीज देखने को मिलेगी हमको, कि पूरी की पूरी जो हीट हम दे रहे हैं या उसमें जो प्रदान उसको कर रहे हैं वो पूरा का पूरा कार्य में परिवर्तित नहीं करता है या वर्कडन में चेंज नहीं करता। तो इसी बेसिस पर हीट एक्सचेंज के लिए कुछ लॉज जो है वो है, कुछ लॉज थर्मोडायनेमिक्स के लिए है, दिए गए हैं। अब वो लॉज क्या क्या है, क्या क्या नियम है वो, क्या देखिए पहला जो नियम है वो आपके पास है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला जो लॉ है आपके पास क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, सॉरी अब देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। अब इसको जीरोथ लॉ क्यों दिया है, क्योंकि अभी जो मैंने चीज बताई कि हीट दे रहे तो उसका कुछ भाग जो है वो वर्कडन में कन्वर्ट होता है, बाकी जो है क्या होता है, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज करने में खर्च होता है कुछ पार्ट, थोड़ा सा भाग। जो भी हम उष्मा दे रहे हैं उसका कुछ भाग तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, और बाकी उष्मा का भाग जो है वो कार्य में परिवर्तित करता है, जिससे हमको कुछ ना कुछ कार्य किसी न किसी मशीन से देखने को मिलता है, या इंजन भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको जीरोथ लॉ दिया है। जीरो लॉ वो इसलिए दिया है क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का इन्वेंशन किसी ने पहले ही उसके बारे में बता दिया था, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाला लॉ भी आया, किसी ने सेकंड लॉ भी दिया है, ठीक है ना। इसके लिए भी अलग अलग स्टेटमेंट, वो भी हम आगे देखेंगे। तो उसके बाद ये वाला लॉ आया, क्योंकि ये अगर देखें तो फर्स्ट लॉ से पहले इसकी जो सिचुएशन होती है जीरोथ लॉ की, या शून्यांकी नियम कहते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, उष्मागतिकी के नियम। अब ये उष्मागतिकी के कितने नियम हैं वो सारे लेंगे हम, उष्मागतिकी के नियम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप अच्छे से सुनना। देखिए तो इसमें फर्स्ट जो है अपना जीरोथ लॉ है, सेकंड है फर्स्ट लॉ, और थर्ड जो है वो सेकंड लॉ। वैसे फर्स्ट सेकंड ये है और वो जीरोथ लॉ है।
अब इस सेकंड लॉ की दो भी स्टेटमेंट थी, वो भी हम अभी आगे देखेंगे, पहले इन चीजों को देख लेते क्या चीज होती है। देखिए अब लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी के नियम है। पहला जो है हमारे पास वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, मतलब उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। तो ये है उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। अब देखो ये शून्यांकी नियम कहता क्या, शून्यांकी नियम ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई तीन वस्तुएं हैं, देखिए जैसा कि मैं इस डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि मान लीजिए कि कोई तीन वस्तुएं हैं या तीन सिस्टम ले रहे हैं, अपन तीन ऑब्जेक्ट ले रहे हैं कोई भी, ठीक है। अब जैसे यहां पे तीन सिस्टम लिए हमने, ए बी और सी। कितने सिस्टम लिए हमने? तीन। ये किसके लिए ले रहे हैं हम? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। देखिए तो इसमें हम क्या ले रहे हैं? ए बी सी, तीन क्या ले रहे हैं हम? तीन सिस्टम ले रहे हैं, तीन हमने सिस्टम लिए कुल मिला के। तो देखिए यहां से क्या चीज देखने को मिल रहा है ए बी सी में कि ए जो है और बी के बीच में एक दीवार लगी है, देखो एडियाबेटिक वॉल, इसको बोलते हैं हम रुद्धोष्म दीवार। इसको क्या बोलते हैं हम? रुद्धोष्म दीवार। ये रुद्धोष्म दीवार क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एडियाबेटिक वॉल क्या होती है इनकी भी डेफिनेशन बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सारी चीजें बताएंगे जो आपके काम की है। ये जो है इसको हम बोलते हैं डायथर्मिक वॉल को बोलते हैं चालक या सुचालक भी कह सकते हैं, सुचालक दीवार। सुचालक दीवार, अब वॉल है इसलिए दीवार ले रहे हैं, बाकी ऐसा कोई सिस्टम है वो भी, ठीक है ना। अब देखिए अब इससे क्या चीज देखने को मिल रही है, देखो रुद्धोष्म दीवार वो दीवारें होती हैं या एडियाबेटिक वॉल वो होती है जो हीट का एक्सचेंज नहीं करती। एडियाबेटिक वॉल वो वॉल होती है जो हीट को एक्सचेंज नहीं करती, मतलब उष्मा का आदान प्रदान जो नहीं करता, ऐसे मटेरियल यहां पे लगाया हुआ है। जैसा कि आपने अगर वो बोटल्स होती है कुछ ठंडा या गर्म, ठंडे को ठंडा रखता है घर में, जैसे थर्मस है, तो थर्मस के अंदर भी आप देखोगे तो उसके अंदर एक लेयर होती है, या अगर कैन भी देखे पानी के तो उनमें भी एक थर्माकोल के अंदर एक वो शीट लगी रहती है पूरा, ठीक है ना। तो वो कैसा मटेरियल है? जो हीट इंसुलेटेड है, मतलब जो उष्मा का कुचालक पदार्थ होता है। तो ऐसा ही कोई मटेरियल यहाँ पे भी डाला हुआ है इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में। तो ए जो है बी को उष्मा प्रदान नहीं कर सकता, बी भी ए को उष्मा प्रदान नहीं कर सकता, मतलब ये दोनों ए जो बी जो है वो एक दूसरे को हीट एक्सचेंज नहीं कर सकते, उष्मा का स्थानांतरण नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एडियाबेटिक वॉल लगी हुई है जो रुद्धोष्म दीवार है। रुद्धोष्म दीवार ऐसे पदार्थ की दीवार ले सकते हैं हम, या ऐसा एक मटेरियल ले सकते हैं दीवार, या फिर कोई पदार्थ ले सकते हैं जो उष्मा का आदान प्रदान नहीं करता, जो हीट इंसुलेटेड होता है, उष्मा विरोधी होता है, ठीक है ना। और दूसरा जो है वो सुचालक दीवार है। यहाँ पे देखो डायथर्मिक वॉल दे रखी है हमने। डायथर्मिक वॉल क्या होती है? जो हीट का एक्सचेंज करती है। सुचालक दीवार है जो क्या करेगी? उष्मा का, जो उष्मा के ऐसे पदार्थ की दीवार लेंगे हम, ऐसा पदार्थ यहाँ पे भरा हुआ है जो उष्मा को क्या करता है? स्थानांतरित कर सकता है, ठीक है ना। तो ये कंडक्ट करेगा हीट को, ये कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इनके बीच में तो ये डायथर्मिक और एडियाबेटिक वॉल हो गए। अब देखो इसमें क्या चीज देखने को मिल रही है, ए बी से हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये एक्सचेंज नहीं करेंगे, है ना, ये तो एक्सचेंज नहीं करेंगे, लेकिन बी सी से भी कर सकता है और ए बी सी से क्या हीट का एक्सचेंज कर सकता है ना। तो देखो अब ये ए जो है वो सी से और बी जो है वो भी सी से क्या कर रहा है? उष्मा का आदान प्रदान कर रहा है। अब उष्मा कौन किसको प्रदान करेगा? जो गर्म है वो ठंडे को प्रदान करेगा, है ना। अब मान लेते हैं कि सी जो है वो गर्म है और ए और बी इससे थोड़े ठंडे हैं, मतलब इनका टेम्परेचर और इसके टेम्परेचर, मान लो इसका टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है इनिशियली, और इसका जो है 20 है और इसका 18 है। तो ये दोनों ही क्या करेंगे? इससे कुछ उष्मा लेंगे, कुछ उष्मा क्या करेंगे? लेंगे। ये भी लेगा और ये भी कुछ उष्मा लेगा। अब दोनों ही उष्मा क्या करेंगे? लेंगे, एक दूसरे को प्रदान करेंगे, है ना। तो
ये और ये कब तक लेंगे इसे, जब तक कि ए का तापमान भी 25 डिग्री नहीं हो जाए, या फिर एक कोई ऐसी सिचुएशन जहां तक उसका दोनों का समान ना हो जाए। जरूरी नहीं 25 ही हो, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा ऐसा नहीं जो इसको और एक्स्ट्रा हीट दे रहा है। ये हीट देगा तो ये कम करेगा और इसका बढ़ेगा। तो इनके बीच में एवरेज ले लेते हैं कि 20 और 25 के बीच में, और ये भी क्या करेगा, इससे हीट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं कह सकते कि इनका एवरेज, मतलब कुल मिला के क्या होगा कि ये दोनों ए जो बी जो है वो सी से, ए और बी सी से तब तक उष्मा का आदान प्रदान करेंगे जब तक कि ए और बी का ताप सी के बराबर नहीं हो जाए, क्योंकि यहां पे इनके बीच में वो दीवार है। लेकिन ए और बी जो है वो एक दूसरे को कोई भी उष्मा का आदान प्रदान नहीं करेंगे, मतलब इनके ए और बी के बीच में देखे तो इनका ताप बराबर नहीं हो सकता, लेकिन ए का सी के बराबर हो सकता है और बी का भी सी से। लेकिन दोनों ही क्या कर रहे हैं, सी से ले रहे हैं। इसका मतलब क्या देखने को मिल रहा है हमको कि सी से दोनों तब तक लेंगे जब तक कि इसके बराबर तापमान नहीं हो जाए, इसका इसके बराबर तो इसका भी इसके बराबर, मतलब इन दोनों को भी तो बराबर ही हुआ। यही है शून्यांकी नियम या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है देखो कि इफ अ सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम बी एंड सिस्टम बी इज इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी, है ना। देखो क्या है, एक सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसमें, सिस्टम बी के साथ, एंड सिस्टम बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, तो ए भी क्या होगा, सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है ना। या फिर इसकी देखो एक स्टेटमेंट और बता सकता हूं मैं, एक और बताता हूं। ये लॉ ये कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इसी पे बेसिस बताता हूं कि मान लेते हैं कि दो सिस्टम जो है, ये दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सेपरेटली, अलग 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 अलग, ये इससे क्या है, दोनों सेपरेटली जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे हीट का एक्सचेंज तब तक चलता है जब तक कि दोनों का ताप समान नहीं हो जाए, उसी को हम बोलते हैं, उस सिचुएशन को या उस स्थिति को थर्मल इक्विलिब्रियम या उसमें क्या बोलते हैं इसको, साम्य व्यवस्था कहते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि दो ये जो सिस्टम हमने लिए ए और बी, वो सी के साथ सेपरेटली, मतलब अलग अलग, ए सी के साथ अलग से और बी भी सी के साथ अलग से क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उसमें साम्य अवस्था में है। तो सी और ए बी भी क्या होंगे, मतलब ए और बी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, क्योंकि सी से ही वो हीट का एक्सचेंज करे दोनों एक साथ, है ना। तो इसलिए अगर ए और बी सी से अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ए और बी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। कहने का मतलब ए और बी अगर पृथक पृथक अगर सी के साथ उसमें साम्य अवस्था में है, ठीक है ना, तो ए और बी भी क्या रहेंगे, उसमें साम्य अवस्था में रहेंगे। यही कहता है जीरोथ लॉ या शून्यांकी नियम, ठीक है ना। चलिए अब ये क्या कहता है, चल ये वाली तो लिख ली मैंने, तो इसकी डेफिनेशन बता देता हूं और वही लिख लेता हूं, हिंदी में भी लिख लेता हूं मैं, ठीक है ना। तो इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय पृथक पृथक रूप से किसी तीसरे निकाय के साथ उसमें साम्य अवस्था में है, तो वे दो निकाय भी उसमें साम्य अवस्था में होंगे। यही कहता है शून्यांकी नियम, ठीक है ना। तो ये था हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
ठीक है ना। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए मैं इसको पूरा नहीं, तो ये लग जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर इसको आप नीचे चाहो तो आप क्रॉप कर लेना स्क्रीनशॉट में। चलिए ये देखिए, तो ये हो गया हमारे क्या चीज हो गई यहाँ पे, जो भी हमको देखने को मिला कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में क्या होता है। अब यहाँ पे देखो एक नई चीज जो आई है हमारे सामने, उष्मीय साम्यावस्था। उष्मीय साम्यावस्था या थर्मल इक्विलिब्रियम। अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम या उष्मीय साम्यावस्था क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए अब थर्मल इक्विलिब्रियम या फिर उष्मीय साम्यावस्था क्या होती है, ये देखिए क्या होता है इसमें। एग्जाम्पल लेके भी समझाऊंगा भी मैं आपको अच्छे से, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम या फिर उष्मीय साम्यावस्था क्या होती है। साम्य की अवस्था, साम्य अवस्था मतलब समान अवस्था। अब किसकी समान, वो टेम्परेचर के फॉर्म में लेते हैं, इसीलिए थर्मल आ रहा, ठीक है ना। अब देखिए उसमें साम्य अवस्था क्या होता है या थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होती है। द सिचुएशन in which if any two object, any two objects, any two objects exchange heat to one another, मतलब एक दूसरे से वो अगर उष्मा आदान प्रदान करते हैं, कौन कर देगा एक दूसरे से, कहने का मतलब कि एक जो गर्म वस्तु जो है वो ठंडी वस्तु को, या जो हॉटर ऑब्जेक्ट है वो कूलर ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, हीट ट्रांसफर करेगा। तो जब वो हीट ट्रांसफर करते हैं, एक्सचेंज हीट टू वन अनदर, देन दे keep exchanging, then they keep exchanging heat till then they have till then they get they have लिखिए same temperature, same temperature is called thermal equilibrium। ठीक है ना। देखो क्या बताया मैंने, द सिचुएशन इन विच, देखिए क्या है ऐसी सिचुएशन, द सिचुएशन इन विच इफ एनी टू ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो वस्तुएं जो है एक्सचेंज हीट टू वन अनदर, देन दे कीप एक्सचेंजिंग हीट टिल देन दे हैव सेम टेम्परेचर, कि जब तक उनका तापमान सेम नहीं हो जाता तब तक वो क्या करते हैं, हीट का एक्सचेंज करते हैं। और कब बंद कर देते हैं, जब दोनों का टेम्परेचर जो वो सेम हो जाता है। इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए उष्मीय साम्य अवस्था क्या होती है, उष्मीय साम्य अवस्था यही कि यदि कोई दो वस्तुएं एक दूसरे को, यदि कोई दो निकाय भी ले सकते हैं आप, चलिए निकाय ले सकते हैं, वस्तुएं मतलब निकाय, यदि कोई निकाय एक दूसरे को उष्मा का आदान प्रदान करती हैं, या एक दूसरे से भी लिख सकते हैं आप, एक दूसरे से उष्मा का आदान प्रदान करती हैं, आदान प्रदान, यदि कोई वस्तु, यदि कोई दो निकाय
एक दूसरे से उष्मा का आदान प्रदान करते हैं तो वे उष्मा का आदान प्रदान तब तक करते हैं जब तक कि उनका तापमान समान नहीं होता। ठीक है ना। इस स्थिति को या इस अवस्था को उष्मीय साम्यावस्था कहते हैं। उष्मीय साम्यावस्था कहते हैं। ठीक है ना। ये जो नया वर्ड जो आया था, क्योंकि जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिला, क्योंकि पहले अगर चीज देखे तो उसमें साम्यावस्था ही होगी, ये तो हमको पहले मिलता है, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक वाली चीज मिलती है। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक वाली स्टेटमेंट पहले आ गई थी, पहले सामने आ गया था ये लॉ, उसके बाद ये चीज हम मिली तो इसको जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, क्योंकि हीट एक्सचेंज से ही मिल रहा है ये भी। तो हीट एक्सचेंज से क्या होता है, बहुत सी पैरामीटर्स में चेंज देखने को मिलता है हमको। ठीक है ना। तो उसमें साम्यावस्था क्या होती है कि कोई दो वस्तुएं, अब मान लीजिए ये गर्म है, ये ठंडी है, तो ये इसको क्या करेगी, उष्मा प्रदान करेगी। और कब तक करेगी, जब तक कि दोनों का तापमान समान नहीं हो जाए। जैसे मान लीजिए एक गर्म वस्तु अपने खुले में ऐसे रख दिया, तो वो क्या करेगा, जो गर्म वस्तु है खुले में आपने रख दिया, अब रूम टेम्परेचर है आपका, जो एनवायरमेंट है, आपके परिवेश जो है, उसका तापमान 25 डिग्री है मान लीजिए। ठीक है। और आपने जो वस्तु गर्म ले रहे हैं वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर, उससे तो ज्यादा है परिवेश से। तो वो परिवेश को क्या करेगा, उष्मा स्थानांतरण करेगा, मतलब उष्मा प्रदान करेगा परिवेश को। और कब तक करेगा, जब तक कि उसका परिवेश से तापमान उसके बराबर नहीं हो जाए परिवेश का, है ना। तो वो पड़ी जो भी गर्म वस्तु वो अपने आप क्या करेगी, हीट जो है वो अपने में से निकालेगी और किसको देगी, परिवेश को देगी। और कब तक देगी, जब तक कि परिवेश का और उस वस्तु का ताप समान नहीं हो जाए, है ना। और वही चीज मान लो कि ठंडी चीज भी आपने ऐसे परिवेश में रख दी, मतलब खुले में रख दी आपने, तो क्या होगा, वो ठंडी चीज अब उसका टेम्परेचर कम है परिवेश के रेस्पेक्ट में, है ना, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या करेगा, हीट लेगा, मतलब उष्मा लेगा वो किससे, परिवेश से। आपका आसपास का जो सराउंडिंग है, एनवायरमेंट जो है, उससे हीट लेगा। और कब तक लेगा, जब तक कि उसका परिवेश के बराबर ताप नहीं हो जाए। तो दोनों ही केस में हीट क्या होता है, एक्सचेंज देखने को मिलती है। और कब तक होगी, जब तक कि ये स्थिति हमको या ये सिचुएशन नहीं मिल जाए। इसी को बोलते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम या उष्मीय साम्यावस्था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये हमने लिया है उष्मीय साम्यावस्था, जो यहां पे आई थी हमारे शून्यांक के नियम में। ठीक है ना। अब देखिए, अभी आगे हम क्या ले रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए, ये जो हमने उष्मीय साम्यावस्था लिया, वैसे तो मैंने एक्सप्लेन करके बता ही दिया, डायग्राम नहीं भी बनाया तो चलेगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए ये एक वस्तु ली और ये दूसरी वस्तु, या फिर एक वस्तु ली हमने और ये बाकी इसके आसपास जो है वो परिवेश है, सराउंडिंग है ना। ये क्या है, सराउंडिंग है। अब मैंने सराउंडिंग आपको बताया था कल क्या होता है, परिवेश क्या होता है ना। जो भी सिस्टम हम ले रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, बाकी जो बच जाता है वो सराउंडिंग। चलिए मान लेते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है इस वस्तु का, वो है जैसे अभी मैंने बताया ये 75 डिग्री सेंटीग्रेड, और परिवेश का जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वस्तु क्या करेगी, परिवेश को उष्मा प्रदान करेगी। कब तक करेगी, जब तक कि इन दोनों का, परिवेश का तो 25 और वस्तु का भी जब तक 25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाता, तब तक ये हीट एक्सचेंज करते रहेंगे। अब बोलोगे सर इसका आप नहीं बढ़ेगा, सर परिवेश बहुत बड़ा है और परिवेश की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ना, उष्माधारिता, वो अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। उसको थोड़ी बहुत हीट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसका टेम्परेचर चेंज होने वाले नहीं है। परिवेश में बहुत सारी चीजें होती है, तो उनके कणों को अगर ऊर्जा पर हम कुछ हीट देंगे तो वो आगे से आगे हीट ट्रांसफर करते हैं। और ऐसे तो अगर एक पर्टिकुलर किसी एक रूम का अगर टेम्परेचर चेंज करना है तो वो परिवेश के में हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी हीट देकर उसका टेम्परेचर, लेकिन वो पूरा पैक होना चाहिए, कहीं से रिलीज नहीं होनी चाहिए हीट।
वो हो सकता है। अदरवाइज पूरा अगर परिवेश ले, पूरा सराउंडिंग जो अपने बच जाता है उस सिस्टम के अलावा, तो उसको थोड़ी बहुत हीट देने से कोई भी उसका टेम्परेचर में चेंज नहीं होता। ठीक है ना। चलिए, तो ये होती है उसमें साम्य अवस्था। अब देखिए हम आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, उष्मा गतिकी का प्रथम नियम। क्या है? उष्मा गतिकी का प्रथम नियम। यही चीज अभी पीछे मैंने यहाँ पे बताई थी आपको, ये यहाँ पे हीट देने पर जो भी चीज हो रही थी, है ना, यही चीज मैंने आपको बताई थी। अब देखिए क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, क्या कहता है, देखो, इट स्टेट्स दैट whenever heat is given to any system then some part of this heat, कि जब भी किसी, whenever heat is given to any system then some part of this heat consume in some part of this heat consumes in change its internal energy and remaining heat converted into work done। कहने का मतलब कि जब भी किसी सिस्टम को या किसी निकाय को कुछ उष्मा दी जाती है, मतलब जब भी किसी सिस्टम को हम कुछ हीट दे रहे हैं, तो उस हीट का कुछ पार्ट जो मैंने बताया था कि उसकी आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी में चेंज करने में, जो भी हीट हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक सिस्टम लिया आपने, ये पीछे चलो दूसरी चीज ले लेते हैं, दूसरी शीट ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई सिस्टम लिया अपन ने, है ना। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, मान लो T1, है ना, कुछ भी ले सकते हो, 25 डिग्री 70, आपको जो भी लेना है ले सकते हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, कुछ हीट दे रहे हैं, है ना, मतलब कुछ हीट दे रहे हैं, इसलिए हम डेल्टा क्यू ले लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा। तो डेल्टा क्यू इसको कुछ हीट दी जा रही है, तो इस हीट जो भी हम इसको उष्मा दे रहे हैं, ये जो हीट दे रहे हैं इसको, है ना, तो ये हीट देने से इसमें क्या चेंज होगा, इसके पी, वी और टी, मतलब दाब, आयतन और तापमान में क्या होगा, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज होगा, जो कि मैंने बताया था थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स होता ही है, उष्मागतिकीय प्राचल होता है। अगर किसी भी सिस्टम की स्टेट बतानी है आपको अलग अलग टाइम पे, हीट देने के बाद, जैसे हीट ले रहे हैं या हीट दे रहे हैं, तो अलग अलग सिचुएशन में अगर देखने को मिले हमको, तो वहां पे जो भी सारी चीज मिलेगी वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की फॉर्म में ही किसी भी स्टेट को हम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हीट दे रहे हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ सकता है, वॉल्यूम बढ़ रहा मतलब उसके कण क्या करेंगे, और भी ज्यादा दाब लगा सकता है। ठीक है ना, एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होने का मतलब वो दाब ज्यादा लगा रहा है इसीलिए बढ़ रहा है ना। तो दाब भी बढ़ सकता है, वॉल्यूम भी बढ़ सकता है, और टेम्परेचर भी क्या हो सकता है उसका, बढ़ सकता है या चेंज हो सकता है ना। तो इसीलिए किसी भी थर्मोडायनेमिक स्टेट की, अगर हमको किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की अगर स्टेट लेनी है, तो वो इन्हीं पैरामीटर्स या इन्हीं प्राचल के रूप में लेते हैं। किसी भी उष्मागतिकी निकाय की अवस्था अगर हमको बतानी है तो इन्हीं तीनों पैरामीटर से बताते हैं। चलिए, तो इसको जब हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, T1 नहीं रहेगा, बढ़ेगा। सीधी सी बात है, T1 से कुछ टेम्परेचर उसका क्या होगा, बढ़ेगा। मान लेते हैं T1 से T1 प्लस डेल्टा टी हो गया, तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, मान ले इसका पहले वॉल्यूम V था, P1 था प्रेशर, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, V1 से कुछ ना कुछ बढ़ेगा, और प्रेशर भी P1 से कुछ ना कुछ बढ़ेगा, परिवर्तन होगा सकता है ना। तो देखिए अब वो परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ इनके परिवर्तन से हमने पीछे देखा कुछ कार्य भी हमको मिलता है जब ऊर्जा देते हैं, ठीक है ना। लेकिन जितनी ऊर्जा दे रहे हैं उष्मा के रूप में, क्या वो पूरा का पूरा कार्य में परिवर्तित होती है, नहीं होती, है ना। तो क्या होता है कि जितनी हम हीट दे रहे हैं या उष्मा दे रहे हैं किसी भी सिस्टम को, तो उसके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है उसी की वजह से वर्क डन मिलता है, कार्य मिलता है। पीछे देखा था हमने, देखिए पीछे क्या था, ये देखिए यहाँ पे कार्य मिला था हमको, पी डेल्टा वी, किसकी वजह से, कि जब हीट दी थी तो उसके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज हो रहा था, तो पिस्टन इसीलिए तो बढ़ रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, इसलिए प्रेशर ज्यादा लग रहा था, है ना। तो इसी की वजह से, तो देखिए, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है कि जितनी भी किसी भी सिस्टम को या किसी निकाय को उष्मा या हीट दी जा रही है, तो उस हीट का कुछ पार्ट जो है उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, यू क्या है, उसकी आंतरिक ऊर्जा है। कल भी बताया था मैंने, यू यहां पर क्या है, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। अब क्या होती है इंटरनल एनर्जी, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, इंटरनल एनर्जी जो है किसी भी सिस्टम के पार्टिकल्स की जो टोटल एनर्जी होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ले लो, कि जितनी भी उसकी
अब वो रुका हुआ है तब स्टोर्ड एनर्जी, चल रहा है तो उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में जितना भी चेंज हुआ उनका सम, उनका योग, वो उसकी कुल ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है ना। तो जितने भी उसको ऊर्जा होगी किसी भी सिस्टम की, उसकी ऊर्जा में परिवर्तन करने में, अब जैसे ये पानी है रुका हुआ, इसको हीट देंगे तो ये एक्सपेंड करना की कोशिश करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जैसे प्रेशर कुकर में होता है, पानी गर्म करते हैं ना, सीटी बजती है, निकलती है, अगर वो सीटी नहीं होगी तो क्या होगा, फट जाएगा, है ना। और वहां से भी अगर जगह निकलने के लिए होगा, फटेगा ही वो तो, है ना। तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है अंदर का। क्यों, क्योंकि तुमने हीट दी है, हीट देने से टेम्परेचर बढ़ा है, तो उसके अंदर जो भी चीज है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसीलिए प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो क्या चीज देखने को मिल रही है कि जब हम किसी कंटेनर में, किसी पतीले में जैसे पानी लिया आपने और गैस पे रख दिया आपने गर्म करने के लिए, तो क्या गर्म रखते ही वो गर्म हो जाता है, नहीं होता, टाइम लगता है कुछ। क्यों, क्योंकि सबसे पहले अब कौन सा चीज गर्म होगी, जो उस पतीली के जहां भी हीट लग रही है उसके कांटेक्ट में जो जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो पहले गर्म होंगे, फिर वो आगे ऊपर हीट ट्रांसफर करते हैं और कंटिन्यू ऐसे चलता रहता है। इसलिए वो पूरा क्या होता है, फिर जब उनका टेम्परेचर एक जैसा होता है, नीचे से तो कंटिन्यू टेम्परेचर मिलती जाती है, मतलब हीट, तो क्या वो गर्म रखने पर एकदम ही गर्म हो जाता है, नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। क्यों, क्योंकि हर एक पार्टिकल अपनी इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है। पानी रुका हुआ था, उसकी स्टोर्ड एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी उस वक्त, हमने हीट दी, काइनेटिक एनर्जी उनकी चेंज होने लगी, मतलब बढ़ने लगी, क्योंकि स्थिति ऊर्जा कम होने लगी, रुके हुए थे, अब वो धीरे धीरे एनर्जी गेन करके क्या करेंगे, अपनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करेंगे और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे। तो जितना भी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में जितना भी परिवर्तन हो रहा है वो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो उसका कुछ भाग तो क्या कर दिया, जितनी हम हीट दे रहे हैं देखो, उसका कुछ भाग तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने में खर्च हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो कार्य में परिवर्तित होगा। तो देखिए यही चीज बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जितना भी हम हीट या उष्मा दे रहे हैं वो पूरा कार्य में परिवर्तित नहीं होता, उसका कुछ भाग जो है वो उसकी आंतरिक ऊर्जा में, किसी भी सिस्टम की, कोई भी सिस्टम ले लो, उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने में खर्च होती है। तो अगर हमको सिर्फ कार्य निकालना है कि भाई हमने इतनी ऊर्जा दी, उससे कितना कार्य मिला, तो क्या करेंगे हम, जितनी ऊष्मा हमने दी थी उसमें से उसकी आंतरिक ऊर्जा में जितना भी परिवर्तन हो रहा है उसको अगर माइनस कर दे तो हमको क्या पता चल जाएगा कि इतना कार्य हमको कर देखने को मिला है। या फिर अगर आपको इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन देखना है तो कैसे मिलेगा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, क्या चीज करना है, वर्कडन को जितनी हमने उष्मा दी और उसने कितना कार्य किया, तो उस सिस्टम ने अपनी आंतरिक ऊर्जा में खर्च करने में कितनी हीट का या उष्मा का पोर्शन उसने कंज्यूम किया है या लिया है, वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हो गया हमारे। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए उष्मागतिकी का द्वितीय नियम, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम। अब देखिए उष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या कहता है, उसके लिए दो लोगों ने केल्विन प्लांक स्टेटमेंट दी है एक तो, ठीक है ना, दो स्टेटमेंट है, मतलब दो इसके कथन है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है। ओवरऑल उसकी क्या चीज है वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन वो क्या कहता है दो स्टेटमेंट के से ही हमको पता चलता है कि उष्मागतिकी का द्वितीय नियम या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है। देखिए पहली क्या है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, केल्विन प्लांक का कथन। पहला जो है वो केल्विन प्लांक का कथन है। देखिए केल्विन प्लांक का कथन क्या है, क्या कहते हैं केल्विन और प्लांक द्वितीय नियम के लिए। इसको द्वितीय नियम जो है उष्मागतिकी का, जो पहला नियम तो ले लिया हमने कि जितने भी हीट दे रहे उसका कुछ पार्ट क्या करता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज करता है, रिमेनिंग जो है वर्कडन में, कार्य में परिवर्तित होता है। ये क्या कहता है केल्विन प्लांक, देखो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा करना संभव नहीं है, टू क्रिएट, क्या क्रिएट, एन इंजन। ठीक है ना, मतलब क्या कह रहा है
कि ऐसा कोई भी इंजन बनाना संभव नहीं है। ठीक है ना, कैसा, देखिए ऐसा कोई इंजन बनाना पॉसिबल या संभव नहीं है, या फिर और ऐसा कोई प्रक्रम या ऐसा कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा कोई प्रक्रम भी संभव नहीं है जो क्या करे, विच टोटली अब्सॉर्ब हीट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। जो भी मैंने बोला पीछे, ये देखिए यही बताया मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में आपको, कि पूरा का पूरा जो उष्मा या हीट जो दे रहे हैं वो कभी भी कार्य में परिवर्तित नहीं होता। यही चीज है, देखो सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ ये है कि भाई इसका कुछ होता है, लेकिन फर्स्ट लॉ ने क्या बोला कि इसका कुछ भाग ये होता है, बाकी ये, इसी को और अच्छे से मतलब दूसरे हिसाब से वो एक्सप्लेन कर रहा है। क्या, देखिए क्या कह रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट, ऐसा कोई इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है, या फिर ऐसा कोई प्रक्रम भी पॉसिबल या संभव नहीं है, ऐसा कोई प्रोसेस भी पॉसिबल नहीं है जो क्या करे, विच टोटली अब्सॉर्ब हीट, जो है जितनी भी उष्मा उसको दी जा रही है या जितनी भी वो अब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना, तो उस उष्मा का या उस हीट का वो कंप्लीटली क्या कर सके, ऊर्जा में, सॉरी कार्य में परिवर्तित कर सके, या वर्क डन में कंप्लीटली उसको क्या कर सके, चेंज कर सके, बिना, विदाउट चेंजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी, बिना उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किए। यही तो था फर्स्ट लॉ में, यही था। अब इसी से रिलेट कर रहा है सेकंड लॉ, लेकिन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इसकी इंटरनल एनर्जी में कुछ भाग उसका खर्च होता है और बाकी कार्य में, इसने ये बताया था बस फर्स्ट लॉ में। सेकंड लॉ में ये क्या कह रहे हैं, केल्विन और प्लांक मिलके क्या बता रहे हैं कि ऐसा कोई प्रक्रम या ऐसा कोई इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जो टोटली हीट को किसमें कन्वर्ट कर सके, वर्क डन में कन्वर्ट कर सके, वो भी कैसे, उनकी इंटरनल एनर्जी में चेंज के करने के, मतलब चेंज ना करके। जैसा मैंने भी बताया, हमने पतीली ली, पानी भरा, उसको गर्म करने के लिए रखा, जैसे गैस पे रखा गर्म हो गया, हमने हटा दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हर एक कण की कुछ ना कुछ क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऊर्जा रखते हैं, तो उनकी ऊर्जा में परिवर्तन करने में कुछ ऊर्जा का भाग तो क्या होगा, वहां पे खर्च होगा, क्योंकि ऊर्जा हमेशा कैसे रहती है, संरक्षित। और जो प्रथम नियम था वो भी किसके, फर्स्ट लॉ जो है वो, इसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड है ये, उष्मा, सॉरी ऊर्जा संरक्षण पर निर्भर है ये भी, किस पर, ऊर्जा संरक्षण। देखिए कैसे, ये देखिए जितनी ऊर्जा दी उतनी ही ऊर्जा क्या मिल रही है हमको, आउटपुट में मिल रही है ना, तो दोनों साइड की ऊर्जा क्या है, चाहे यहीं पे देख लो आप या कहीं पे भी देख लो, ये ऊर्जा संरक्षण पे जितनी दी उसका कुछ इंटरनल में और बाकी कार्य में, है ना, तो कार्य और ये इंटरनल एनर्जी मिलाएंगे तो हमको किसको मिलेगा, जितनी हीट हमने दी थी। तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर क्या करता है, आधारित है, ठीक है ना। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, केल्विन प्लांक की स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी आपको, कि ऐसा कोई भी इंजन या ऐसा कोई प्रक्रम या क्या बोलते हैं प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, मतलब संभव नहीं है, जो जितनी उसको उष्मा या हीट दी जा रही है वो उसको पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट करे, बिना आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किए या बिना इंटरनल एनर्जी में चेंज किए। तो ऐसा कोई इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती है ना, किसी भी इंजन की दक्षता जो है वो 100% नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो भी इंजन है उसमें भी कोई ना कोई वर्किंग सब्सटेंस जो भी ले रहे हैं या काम जो कर रहा है, उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने में भी कुछ ना कुछ ऊर्जा का भाग चाहिए होता है, तो कुछ ऊर्जा का भाग उसमें खर्च होता है। चलिए, तो ये है केल्विन प्लांक की स्टेटमेंट, ठीक है ना, उसको हिंदी में भी लिख लूंगा मैं। नेक्स्ट देखो क्या है, क्लॉसियस की स्टेटमेंट, क्लॉसियस की। अब क्लॉसियस क्या कहता है, देखिए क्लॉसियस ने और भी एक अलग चीज बताई कि ऐसा कोई इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जो क्या करे, ठंडे से गर्म की तरफ बिना बाह्य कार्य के ऊर्जा को स्थानांतरित कर सके। अपना आप कहां पे होती है, गर्म से ठंडे की तरफ। देख लीजिए, आपको पता ही है कि ठंडे से गर्म की तरफ अपने आप होती है, लेकिन अगर गर्म से ठंडे से गर्म की तरफ अगर आपको उष्मा का आदान प्रदान करना है या हीट एक्सचेंज करनी है तो हमको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। जैसे रेफ्रिजरेटर में होता है, एसीज में होता है, रेफ्रिजरेटर और एसीज में क्या करते हैं, कंप्रेसर का यूज करते हैं। अब वो क्या करता है, जो रूम जहां पे भी वो लगी हुई है, रूम के अंदर की हीट को अब्सॉर्ब करती है, कंप्रेसर में जो गैसेस होती है वो, और वो फिर क्या करती है, उसको बाहर रिलीज करती है, बाहर एक जो पंखा जो लगा रहता है, एडजस्ट फैन जिसको बोलते हैं, जो भी,
तो वो उसको हीट को क्या करता है, बाहर रिलीज करता रहता है। गैसेज खींचती है अंदर के हीट को और वो बाहर ले लेता है, ठीक है ना। तो हमको वहां पे क्या करना पड़ रहा है, कंप्रेसर लिया ना हमने, कंप्रेसर ऐसे तो काम करेगा नहीं, उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हमने कुछ ना कुछ बाह्य कार्य वहां पे करना पड़ेगा जब अगर हमको ठंडे से गर्म की तरफ उष्मा स्थानांतरित करनी होती है। तो यही बताया क्लॉसियस ने। तो क्या किया इसने कि इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट एन इंजन और नो प्रोसेस इज पॉसिबल विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर ऑब्जेक्ट विदाउट एक्सटर्नल वर्क। मतलब कि बिना बाह्य कार्य के, इसको थोड़ा कम ले लेता हूं, क्या कह रहा है, इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट एन इंजन, ऐसा कोई इंजन बनाना संभव या पॉसिबल नहीं है, और ऐसा कोई प्रक्रम या प्रोसेस भी पॉसिबल नहीं है जो क्या करे, हीट को ट्रांसफर करे या स्थानांतरित करे, कहां से, कोल्डर टू हॉटर ऑब्जेक्ट, मतलब ठंडे से गर्म वस्तु की तरफ। अपने आप तो होगी नहीं, अपने आप तो गर्म से ठंडे की तरफ होती है, वो भी किसके, विदाउट एक्सटर्नल वर्क, बिना किसी बाह्य कार्य के। तो ये है क्लॉसियस की स्टेटमेंट, ये है सेकंड लॉ जो आपकी यूनिट में थे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। अब ये देखो, अब इसके बाद आपको हीट इंजन वगैरह वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कुछ प्रोसेसेस भी बताऊंगा मैं। तो ये थे थर्मोडायनेमिक के लॉ, फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, सेकंड लॉ, ठीक है ना। ये दो स्टेटमेंट थी। पहली स्टेटमेंट क्या थी, केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट, कि ऐसा कोई इंजन या ऐसा कोई प्रोसेस बनाना पॉसिबल नहीं है जो पूरा का पूरा वर्क डन को या हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करे, मतलब बिना इंटरनल एनर्जी में चेंज किए, ठीक है ना। मतलब ऐसा कोई प्रक्रम या ऐसा कोई इंजन बनाना संभव नहीं है जो पूरी हीट को क्या कर सके, कार्य में परिवर्तित कर सके, उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना। और क्लॉसियस ने क्या बताया कि ऐसा कोई इंजन या प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जो उष्मा का क्या करे, आदान प्रदान करे, कहां से, ठंडे से गर्म वस्तु की तरफ, बिना एक्सटर्नल वर्क के, मतलब बिना बाह्य कार्य के। चलिए इसको हिंदी में भी इन दोनों को मैं लिख लेता हूं, आप आपके लिए नोट्स बनाने के लिए। चलिए, तो क्या कहता है इसकी कथन, केल्विन प्लैंक का कथन क्या कहता है, ऐसा कोई इंजन अथवा अथवा प्रक्रम प्रक्रम संभव नहीं है, ऐसा कोई इंजन अथवा प्रक्रम संभव नहीं है जो जो कुल दी गई उष्मा को कार्य में परिवर्तित करे बिना आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किए, ठीक है ना। तो ऐसा कोई इंजन या प्रक्रम संभव नहीं है जो कुल दी गई उष्मा को कार्य में परिवर्तित करे बिना आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किए, ठीक है ना। अब देखो क्लॉसियस की स्टेटमेंट भी उसी से रिलेट करती है एक तरह से देखे तो, है ना। तो देखो क्लॉसियस की स्टेटमेंट क्या कहती है, इसके लिए भी मैं हिंदी में लिख लेता हूं। क्या बताता है ये क्लॉसियस की स्टेटमेंट में कथन, क्लॉसियस का, सॉरी, क्लॉसियस का कथन क्या कहता है, क्लॉसियस का कथन देखिए, वैसे तो समझ में आ गया है आपको कि ऐसा कोई इंजन या, ये इंजन है, लाइन, हाँ, ऐसा कोई इंजन या प्रक्रम संभव नहीं है जो, ऐसा कोई इंजन या प्रक्रम संभव नहीं है जो ठंडे से गर्म निकाय, जो
ठंडे से गर्म निकाय की ओर और बिना बाह्य कार्य के, बिना बाह्य कार्य के उष्मा, सॉरी, बिना बाह्य कार्य के उष्मा स्थानांतरण करे, है ना। तो ऐसा कोई इंजन या प्रक्रम संभव नहीं है जो बिना बाह्य कार्य के ठंडे से गर्म वस्तु की ओर या ठंडे से गर्म निकाय की ओर उष्मा का आदान प्रदान करे, है ना, या उष्मा स्थानांतरण करे। ठीक है ना। तो ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए, तो ये हमने ले लिया, मतलब आज हमने थर्मोडायनेमिक के जितने भी थर्मोडायनेमिक्स में लॉज हैं या जितने भी थर्मोडायनेमिक या उष्मागतिकी के जितने भी नियम है वो हमने ले लिए, जो आपके मतलब कोर्स में थे। उसमें मैंने एक जीरोथ लॉ भी बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स में ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो सिचुएशन आपको पता चल सके, है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हमने ये देख लिए क्या चीज होते हैं। ठीक है ना। अभी जो आपके आगे यूनिट में बचा है हीट इंजन और हीट पंप भी हम लेंगे, है ना। हीट इंजन और हीट पंप, ये जो चीज बची है इसको भी हम लेंगे। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।